नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उन्हें आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो जितने भी प्रश्न हैं सीटेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पिछली परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और अगली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। देखिए इसमें जो चित्र दिया हुआ है ये वाला, ये मधुबनी चित्रकला का ही चित्र है, ठीक है। और इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा है। चलिए ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है सोना चांदी के घोलकर बनाए गए पेंट, दूसरा है पिसे हुए चावलों का रंगीन घोल, तीसरा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, चौथा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। जो मधुबनी चित्रकला में प्रयोग किए जाने वाले रंग हैं वो जो है पिसे हुए चावलों का रंगीन घोल होता है। ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्यवस्था करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए, जो नीचे दिए हुए हैं। अब देखिए जो घर्षण के उदाहरण है वो आपको बताने हैं। इनमें से कौन से होंगे, 4 उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला वाला है, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। ये सही है, ठीक है। जो हम लिख पाते हैं वो घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर अपने पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। ये बात भी सही है, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल के गिर जाएंगे। तीसरा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटकर आती है। ये सही नहीं है, वो घर्षण के कारण वापस लौटकर नहीं आती बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लौटकर आती है। और चौथा है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। ये बात भी सही है, ठीक है। घर्षण के कारण ही कोई वाहन ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, वरना वाहन फिसलता हुआ आगे चला जाएगा। तो देखिए इसमें जो है ए, बी और डी सही है, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो सही होगा, डी, ए, बी, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जैसे देखो खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं 5 जो क्रियाकलाप बताए हैं उनमें से आपको बताने हैं। तो देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है खानों का उत्खनन यानी कि खुदाई, ये जिम्मेदार है, ठीक है। खानों का उत्खनन होता है तो वहां के पेड़ पौधे जो हटा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। ऑप्शन बी, बांधों का निर्माण, ये भी जिम्मेदार है। और बाकी जो 3 नीचे के हैं ये पेड़ों को गायब होने के या जंगल को गायब होने के जिम्मेदार नहीं है। इसमें ए और बी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांसे के विषय में सही कथन है। अब देखिए 4 कथन दिए हुए हैं जो कांसे के विषय में सही है वो आपको बताने हैं। पहला है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ये सही नहीं है। जो कांसा है वो एक मिश्रित धातु है, तो ये जो है एक तत्व नहीं है, ये वाला गलत होगा। दूसरा है, कांसे को तांबे तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। ये सही है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। ये भी ठीक बात है। और चौथा है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो इसमें जो है बी और सी सही है और बी और सी दिए हुए हैं ऑप्शन 3 में, इसका मतलब ऑप्शन 3 इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के विषय में सही कथन चुनिए। अब देखिए जितने भी प्रश्न हैं इसमें सभी एनसीईआरटी से लिए गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे गए ही प्रश्न में आप इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए फिर से मधुबनी चित्रकला के बारे में उन्होंने पूछ लिया है। तो देखिए इनमें उन्होंने कुछ कथन दिए हुए हैं, वो आपको बताना है कि मधुबनी चित्रकला के विषय में जो सही है उसको आपको बताना है। पहला है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। प्राकृतिक रंग इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। ये भी बात भी सही है। अगला है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के कारण पड़ा है। ये बात भी सही है। और चौथा है,
मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, ये गलत है। मधुबनी जो है वो राजस्थान में नहीं है, बिहार में है, तो ये इसमें गलत होगा। इसमें ए बी सी सही है। ए बी सी जो दिए हैं ऑप्शन 4 में दिए हुए हैं, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए, ब्रेल लिपि आप जानते ही होंगे, नेत्रहीन लोगों के लिए पढ़ने की लिपि होती है, ठीक है। उसके विषय में जो कथन दिए हैं उनमें से आपको बताना है 4 कथनों में से सही वाले कथन। पहला है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें पहला वाला जो कथन है वो सही है। दूसरा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, ये गलत है। 8 पे नहीं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तीसरा है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, ये सही है। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, ये ठीक है। इसमें ए सी डी सही है। जो ए सी डी दिए हुए हैं वो ऑप्शन 2 में दिए हुए हैं, इसका मतलब इसका ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? अब देखिए, पोचमपल्ली है कहां पर, ये आपको बताना है। इसमें केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु दिए हुए हैं। देखिए, ये प्रश्न जिस समय पूछा गया था तो उस समय जो है पोचमपल्ली हालांकि तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना जो है उस समय आंध्र प्रदेश का ही भाग था, तो उसमें उस समय इसका जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश सही था। लेकिन अब पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है। इस समय इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तेलंगाना, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही होगा। पोचमपल्ली कहां पर है? तेलंगाना में। चलिए, अगर ऑप्शन में आंध्र प्रदेश आ जाए, ठीक है, तो आपको आंध्र प्रदेश सही कर देना है, यदि तेलंगाना ऑप्शन में ना हो तब। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। देखिए, फिर से इसके विषय में पूछ लिया है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। जो ब्रेल लिपि में है वो 6 बिंदु होते हैं, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि अलग अलग समय पर पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे गए हैं, मैंने इस वीडियो में इनको रख लिया है, तो इसका सही ऑप्शन 2 होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं होती हैं, ठीक है, इसके विषय में भी हम देख चुके हैं। तो यह जो है तांबा और टिन का मिश्रण होती है, ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। देखिए, दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं ओसाना, ठीक है, या निष्पावन। इसमें क्या करते हैं, जो किसान है वो भूसा और दाने के मिश्रण को जो है ऊपर से गिराते हैं किसी बर्तन से, और हवा से जो है भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को निष्पावन कहते हैं, या साधारण भाषा में कहें तो उसे ओसाना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कक्षा के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? देखिए, फिर से उस तरह का प्रश्न आ गया। घर्षण के विषय में हम पीछे भी एक प्रश्न देख चुके हैं, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इसमें जो है पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, ये सही है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। चलिए, हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आ जाती है, ये गलत है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आती है। और तीसरा है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उन्होंने गलत वाला ऑप्शन पूछा है, तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो गलत है। इस हिसाब से इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उन्होंने गलत के विषय में पूछा है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? देखिए, नमक और रेत जो है आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उनको अलग अलग करना है, तो किस तरह से करेंगे आपको बताना है। तो देखिए, जो रेत और नमक का जो मिश्रण है, पहले उसको पानी में घोल लीजिए, ठीक है। घोलने के बाद सबसे पहले उसका अवसादन होने दीजिए, यानी जो रेत है वो नीचे बैठ जाएगा और जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा। तो नमक जो घुला हुआ है पानी में वो ऊपर आ जाएगा और रेत नीचे बैठ जाएगा, यानी सबसे पहले अवसादन होगा, ठीक है। तो अवसादन वाली क्रिया होगी, उसके बाद होगा निस्तारण। अब जो है सावधानी के साथ जो पानी ऊपर आ गया है जिसमें नमक घुला हुआ है, ठीक है, उसको सावधानी से पलट लीजिए किसी दूसरे बर्तन में, उस क्रिया को कहते हैं निस्तारण। उसके बाद होता है निस्संदन। निस्संदन का मतलब है अब रेत जो है, रेत में थोड़ा बहुत पानी
बचा होगा जो नीचे बैठ गया था उसको छान लीजिए, फिल्ट्रेशन, निस्संदन का मतलब है फिल्ट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद जो पानी है जिसमें नमक घुला हुआ है उसका वाष्पन कर दीजिए, ठीक है। वाष्प के द्वारा जो है उसको गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए, तो जो वाष्पन के द्वारा जो पानी है वो उड़ जाएगा और नमक नीचे हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है रेत और नमक हमें अलग अलग मिल गए। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, उसमें स्टेट के नाम दिए हुए हैं और उनका जो डांस है या नृत्य है उनके बारे में बताया है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जो असोम का संबंध है वो बिहू से है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए कांसा के विषय में फिर से एक प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न जो है अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं और इनमें थोड़ा बहुत जो है अंतर है, ठीक है। इससे क्या है, आप अगर 2 बार भी इन प्रश्नों को देख लेंगे, 3 बार भी देख लेंगे, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और ये प्रश्न जो है आपके कंठस्थ हो जाएंगे, आप इन्हें बिल्कुल सही करके आओगे जब आपके सामने एग्जाम में आएंगे। प्रश्न को देखते हैं। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, ये गलत है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, ये सही है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें सही है। और कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत या टिकाऊ होती हैं, ये गलत है। तो इसमें जो है बी और सी जो है वो सही है। बी और सी दिए हुए हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो देखिए वर्ली जो है वो महाराष्ट्र में है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? देखिए जो कुड़ुक है वो झारखंड के लोगों की भाषा है, ये उरांव और किसान जनजातियों की भाषा है, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में 4 जो है कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए इसमें पहला वाला है वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है, यह बात बिल्कुल सही है, आप जानते भी होंगे। दूसरा है वह कर्नाटक की है, यह गलत है, कर्नाटक की नहीं है, वो आंध्र प्रदेश की है। तीसरा है उसने बहुत से रिकॉर्ड बनाए, वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं, यह सही है। और चौथा है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर इसमें ए सी डी सही है और ए सी डी दिया हुआ है ऑप्शन 3 में, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसका ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार जो भी कुछ आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खेती है उसको आप क्या कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए इस प्रकार की खेती को कहते हैं झूम खेती, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, अब देखिए केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। यदि एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाई जाए जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब देखिए झूम खेती के विषय में एक क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं लेकिन उसमें अंतर था, इसमें थोड़ा सा अंतर है। जिस प्रकार का भी प्रश्न एग्जाम में आया है मैंने उसी प्रकार से उठा के इस वीडियो में रख लिया है। इसमें देखिए पहला वाला कथन है एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है, इसको हल्का सा खोदा जाता है, गहरी जुताई नहीं की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी सही होगा इसमें। और अगला है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। इसमें रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। कुल मिलाकर इसमें ए, बी और डी सही है। तो ए, बी, डी दिए हुए हैं दूसरे वाले ऑप्शन में जो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए, बी, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं।
नीता आंध्र प्रदेश जाती हैं और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहां पर बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? अब देखिए, इसमें ऑप्शन के हिसाब से जो है ऑप्शन 1 सही होगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना राज्य में आता है, लेकिन जिस समय प्रश्न पूछा गया होगा उस समय जो है पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा होगा। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। एनसीईआरटी के हिसाब से जो है अभी भी इसका पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। और इसी तरह के प्रश्न जो है हम सीटेट के लिए भी लाते रहेंगे, और यूपी टेट के लिए हमारी सीरीज बाल मनोविज्ञान हिंदी और पर्यावरण की चल रही है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।